अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर 2017। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरिंग्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज बयान करें। सबसे पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रिटिश एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। पार्लियामेंट्री सिस्टम है वही इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटिश मॉडल में था। ठीक है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, इसका एक जो हाउस है उसका नाम लोक सभा है और दूसरे का नाम रियासत सभा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को प्रोवाइड करता है, इसी तरह इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस करता है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोगेटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कुछ एग्जेक्टिव पावर्स जो ब्रिटिश क्राउन के पास थी उन्हीं को जो है ना वो इसने इनहेरिट किया हुआ है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो बाईकैमरल पार्लियामेंट के पास का जो स्ट्रक्चर है लॉ मेकिंग का वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा ही है। ठीक है, दूसरा सोर्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स दैट गारंटी सिविल लिबर्टीज़ लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इंडिया का जो सेपरेशन पावर और चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है वो अमेरिकन मॉडल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ख़ासतौर पर जो जुडिशल पावर्स हैं दैट आर बॉर्ड फ्रॉम अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये जो है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया के अंदर जो है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के और ये सिस्टम जो है ना आयरिश मॉडल से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। ये प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग मेंबर्स जो है राज्यसभा के जो मेंबर्स की प्रोविजन है, नॉमिनेशन है, ये भी आयरिश मॉडल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सोर्स है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर बारो करता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है यहाँ, यानी कि ऐसा जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है लाइक जो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एम्फेसाइज करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। ठीक है, सारे के सारे जो फॉरेन एंड डिफेंस अफेयर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्निंग ऑफ इंडिया जो है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट सोर्स है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई। इंडियन बारोड द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होती है शेयर्ड पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, इंडिया जो है इसके अंदर जो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो भी ऑस्ट्रेलियन फेडरल सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सोर्स है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एमरजेंसी प्रोविजंस लेता है, आर्टिकल 352। ठीक है, ये एक वीमेर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल जो है वो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म लिया गया है और जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ली गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैग ऑफ बोरोइंग्स है इसको डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए अडाप्टेशन एंड सिंथेसिस। इंडिया का जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन है वो बारो किया गया है। ठीक है, वेरियस ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो वेरियस कंट्रीज से लिए गए हैं। ठीक है, तो उसको बाद में जो है ना वो अपने लॉ की शक्ल दे दी गई है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज़। दो जो फ्रेमर्स है, एक फ्रेमर एक थेरिस्ट है, वो एम्फेसाइज करता है कि इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, पर्टिकुलरली दो जो है ये प्रिंसिपल्स हैं ये दूसरे से लिए गए हैं।
ठीक है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके यहाँ पे इंडियन वैल्यूज़ को जो है ना वो नहीं रखा गया सामने। ठीक है, इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर टाइम अमेंडमेंट्स के थ्रू इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं एज अ कंक्लूजन कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरिंग्स है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट्स बारो करके बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर सर्टेन पावर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1960 पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन पाकिस्तान which have been incorporated just to adorn the legislation but in fact are far from being actually practiced. Discuss the statement with special reference to article 62 and 63 of the constitution. ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जो कि लेजिस्लेशन ने डॉन तो की हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से डिस्क्राइब करें। आर्टिकल 62 जो है ना ये कहता है कि इट आउटलाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में है कि दे शुड बी ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्थी होने चाहिए। ठीक है, उनको जो है वो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हाथ नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 63 ये कहता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स के हवाले से है। ठीक है, बीइंग अनसाउंड माइंड, बीइंग क्रिमिनल, तो उसको जो है ना वो आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल इंटेंट क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉर्नमेंट का। सबसे पहले मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ फार्मर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट नंबर 62 और 63 है वो कुछ मॉरल एंड अपराइट्स को, कुछ ऑनेस्ट इंडिविजुअल, ये इंश्योर करता है कि मॉरल अपराइट ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स को जो है वो पब्लिक ऑफिस में होना चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पे जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर। ठीक है, लीगल एंड पॉलिटिकल रियलिटी आर्टिकल 62 एंड 63, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो ये जो है ना उस हद तक जो है ना वो प्रैक्टिस में नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो टर्म है ना सादिक एंड अमीन वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब्ड ही नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में ये लॉ जो है, ये आर्टिकल जो है किस तरह से जो है ना इनकंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड है। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म देखते हैं। ओवर द ईयर पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने एक पाइवट रोल प्ले किया है इंटरप्रेटिंग द इन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ अ बियॉन्ड द इंटेंट फॉर फ्रेमर्स। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ ली जा सकती है पनामा केसेस में। ठीक है, हम देखते हैं कि वो चूँकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे तो उसको जो है ना वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉरल इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 62 63 है वो मॉरल इंटेग्रिटी में अप्लाई भी, उसकी हमें इम्प्लीकेशंस भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है वैगनेस एंड लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। आर्टिकल 63 और 62 जो है इट हैज़ रिजल्टेड द इनकन्सिस्टेंटी एप्लीकेशंस, जबकि पॉलिटिकल राइवल्स एंड सर्टेन पॉलिटिशियंस जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन सब्जेक्ट मॉरल जजमेंट्स। ठीक है, यानी आपसे इस तरह से कह लो कि उसको पॉलिटिकली जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल पर्पसेस। ये प्रोविजन जो है दैट हैज़ बीन टूल फॉर पॉलिटिकल मैन्यूवेरिंग का, ये हमेशा एक टूल रहा है मैन्यूवेरिंग की। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्क्वालिफिकेशन जो 62 और 63 के बेस पे होती है ये ज़्यादातर जो है ना वीकेंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को दबाने के लिए हुकूमत उसको यूज़ कर सकती है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस, क्यों ये प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहला जो है इसमें वो है लेक ऑफ प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट। आर्टिकल 62 और 63 जो है 62 और 63 जो है इसमें डिस्क्राइब तो कर दिया गया है लेकिन एक इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म डिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, इसी वजह से जो है ये उस तरह से इम्प्लीमेंट होता हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, पब्लिक डिसलॉयूसमेंट्स। आर्टिकल 62 63 जो है ये पब्लिक डिसलॉयूमेंट का भी यानी इसको सामना करना पड़ सकता है विद पॉलिटिकल सिस्टम।
इसमें इनकन्सिस्टेंसी है, परसेप्शन जो हैं वो दैट आर अराइज्ड एंड नॉट डिज़ाइन टू प्रमोट इंटेग्रिटी, ठीक है, और अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को एडवांस करने के लिए भी पब्लिक को गुमराह किया जा सकता है। नीड ऑफ अमेंडमेंट एंड क्लैरिटी। अब नीड क्या है? नीड ये है कि इस आर्टिकल को, इन आर्टिकल्स को अमेंड किया जाए। सबसे पहले तो इसमें क्लियर स्टैंडर्ड जो है उसको डिस्क्राइब किए जाएं, ठीक है। फिर अल्टरनेटिवली अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाया जाए। 62 और 63 के आर्टिकल को इन्फोर्स करने के लिए ज़रूरी है कि एक सेपरेट से एक अल्टरनेटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया जाए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ दैट पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक अ वुमेन man a woman, but DC examine the statement as a negative aspect of parliament sovereignty. Explain. एक इंग्लिश जो हमारे पास ब्रिटिश है ना सेटअप, उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता था कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है, वो औरत को मर्द और मर्द को औरत डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन डीसी जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का एक नेगेटिव जो है ना वो एस्पेक्ट है, तो इसको डिस्कस करें। सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को देखते हैं। पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम लीगल अथॉरिटी मौजूद है यूके के अंदर। ये कॉन्सेप्ट जो यूके का है, ठीक है। इट कैन क्रिएट एंड एनी लॉ, कोई भी लॉ बना सकती है और कोई भी लॉ जो है वो उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है देयर इज़ नो पार्लियामेंट बिहाइंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। और इसका कोई भी जो लॉ है वो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीजी के जो क्रिटिक क्या है, क्यों वो ये कहता है कि ये जो इतनी अल्टीमेट अथॉरिटीज़ हैं इसको दी गई हैं वो एक नेगेटिव चीज़ है। तो उसका क्रिटिक है सबसे पहले तो डीजी के बारे में देखते हैं। ये 19th सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर था, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है खासतौर पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इसका बड़ा अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए देखते हैं कि ये पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को कैसे चैलेंज करता है। सबसे पहले पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड मॉरल और नेचुरल लॉ। वो ये कहता है कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी जो है अगर आप एक लिमिट उसको लॉ दे दें और उसको जो है वो किसी के आगे अकाउंटेबल ना हो तो इट विल बी इमोरल और नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि नेचुरल लॉ में देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो इट शुड बी अकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है नो जुडिशियल रिव्यू। डीसी ये कहता है कि इन जो इंटरप्रिटेशन है पार्लियामेंट जो है उसके पास चूँकि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता ब्रिटिश जो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है उसके अंदर, तो इट्स मीन कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है और वो ऐसे लॉज भी बना सकती है जो कि इंडिविजुअल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के से कॉन्फ्लिक्ट करते हों, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेटिव पावर्स है। डीसी जो है वो ये एम्फेसाइज करता है कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी का ये मतलब है कि नो लॉ इज़ परमानेंट, कोई भी लॉ परमानेंट नहीं होगा। जब पार्लियामेंट का दिल करेगा वो उस लॉ को चेंज कर देगा, ठीक है। लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री पावर्स इन प्रैक्टिस। डीसी एक्नॉलेज करता है कि थ्योरेटिकली जितनी सुपरमेसी पार्लियामेंट के पास है वो प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। द रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। डीसी जो इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो सारी की सारी अगर हम ये कहते हैं ऑल्थो के पार्लियामेंट सोवरेनिटी जो है यूके के अंदर है, वहाँ पे पार्लियामेंट किसी को जवाब दे नहीं है, लेकिन फिर भी जो लेजिस्लेचर कोई भी है उनका है दैट्स नॉट फ्री फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को हमेशा सामने रखा जाता है। So that was all about this is review about parliament sovereignty. Next question है हमारे पास the role of law forms a fundamental principles of constitution. Explain how has influenced the British constitution. ये हमने British constitution के अंदर रोल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पिछले पेपर में डिस्कस किया था, इसलिए हम अब उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। रोल ऑफ लॉ हमें पता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल लॉ है। रोल ऑफ लॉ का मतलब होता है दैट इज द सुपरमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। आर्बिट्ररी पावर्स जो है वो लॉ के पास है, सारी की सारी आर्बिट्ररी पावर्स के ऊपर जो है ना लॉ सुप्रीम लॉ है, ठीक है। ओवर ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड इवन गवर्नमेंट, ठीक है, सबसे ऊपर लॉ है। इसमें हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, ETC।
बात करते हैं हम यूके के अंदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है लॉ की, ये भी हमने पढ़ चुके हैं पिछले पेपर में, इसलिए हम इसको ओवरऑल देखेंगे। मैग्ना कार्टा 1215 में जो है वो बनती है। हिबिस कॉर्ड्स एक्ट है 1967 का। ग्लोरियस रेवोल्यूशन है 1988 में। और फिर बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1689 में। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द रोल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ रोल ऑफ लॉ क्या है। पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड द रोल ऑफ लॉ। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स ऑपरेट्स ऑन द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ रोल ऑफ लॉ, जबकि जो पार्लियामेंट है वो हमारे पास लॉ मेकिंग की जो है ना सुप्रीम बॉडी है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है ये रोल ऑफ लॉ जो है इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूके। ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं जैसे डीसी के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो पहले जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये रोल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल होने के बाद ये आया है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम को इंश्योर करता है रोल ऑफ लॉ जो है। रोल ऑफ जुडिशरी, इसमें अगर हम बात करें तो जुडिशरी का जो है ना की रोल है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोल ऑफ लॉ इन यूके। ठीक है। असेस टू जस्टिस, रोल ऑफ लॉ एम्फेसिस करता है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट हासिल है कि उसको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। लिमिट्स ऑन एग्जेक्टिव पावर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है उसकी एग्जेक्टिव ब्रांच की कुछ पावर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, उसको रोल ऑफ लॉ जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सेनेट ऑफ यूएसए इज द ओनली एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड ऑफ अ सेकेंड चैम्बर दैट is incontestably more powerful than the first and powerful popularly elected house। ज़्यादातर दुनिया में जो है वो फर्स्ट हाउस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यूएसए में सेकंड चैम्बर ज़्यादा पावरफुल है। तो उसको डिस्कस करें। सेनेट ऑफ यूएसए की अगर हम बात करें तो ये सेनेट जो है ना दूसरी दुनिया में कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली ज़्यादा पावरफुल होती है, यूएसए में सेनेट ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। फर्स्ट चैम्बर से ज़्यादा, ये जो है ना यूएसए स्टेट की, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की एक यूनिक फीचर है। ठीक है। इसके हम फ्रेमवर्क को देख लेते हैं। स्टेट वर्सेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूएसए कांग्रेस जो है कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स से बनी हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये पॉपुलरली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो है ना हर स्टेट से 435 मेंबर्स इन टोटल होते हैं और हर स्टेट से एक मेंबर होता है। ठीक है। सेनेट की बात करें तो अपर हाउस जो होता है ये, और ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर स्टेट की, इसके अंदर जो है ना इक्वल रिप्रेजेंटेशंस होती है। जैसे हमने कहा था ना कि 435 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, इसके अंदर हर स्टेट के 100 मेंबर होते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद चूँकि हम देखते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा पॉपुलर है और डायरेक्टली जो इलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी जो सेनेट है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। इसकी पावर्स की हम बात करें तो इसमें कन्फर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट भी सेनेट के पास है, ट्रीटी रेटिफिकेशन सेनेट के पास है, इम्पीचमेंट ट्रायल्स भी की पावर है सेनेट के पास। ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की पावर सेनेट के पास है। ठीक है। तो अब हम जो है ना सेनेट को क्या चीज़ अमेरिका के अंदर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में पावरफुल बनाती है वो उसकी की फीचर्स देख लेते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। दूसरी पूरी दुनिया में प्रेसिडेंशियल के अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो लोअर हाउस करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेनेट करता है। तो इट्स मीन इट्स हैड एन अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंट। ठीक है। ट्रीटी रेटिफिकेशन, जो सेनेट है इट्स हैड एग्जेक्टिव पावर टू रेटिफाई द इंटरनेशनल ट्रीटीज़। जो प्रेसिडेंट साइन करता है या इसका यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 जो है वो सारी की सारी ट्रीटीज़ जो है वो उस वक्त लॉ बनती हैं जब वो सेनेट का 2/3 उसको अप्रूव करता है। ठीक है। इम्पीचमेंट ट्रायल्स की बात करें तो जो रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके पास पावर्स टू इम्पीच होती है, यानी कि ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट, जज और अदर ऑफिशियल्स। सेनेट जो है ये इम्पीचमेंट ट्रायल्स को कंडक्ट करती है। ठीक है। ये डिसाइड करती है वेदर टू रिमूव द ऑफिशियल फ्रॉम ऑफिस और नॉट, यानी कि ऑफिशियल्स के खिलाफ जो भी ट्रायल्स चलते हैं उसका फैसला सेनेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिबस्टर एंड लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस। जो ये टूल है इट अलाउज सेनेट टू एक्सपेंड डिबेट्स ऑन अ बिल। ठीक है। ये बिल के ऊपर डिबेट्स को एक्सपेंड कर सकती है। बिल को पास करने के लिए जो है वो ऑलमोस्ट कम से कम 60% सेनेटर्स को वोट करना ज़रूरी है। ठीक है। अगर सेनेट अप्रूव ना करे तो बिल पास नहीं होते।
ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेट सोवरेनिटी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंट जो है उसके मुकाबले में जहाँ पे हर जो स्टेट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना वो स्टेट पॉपुलेशन के हवाले से होता है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके मेंबर ज़्यादा होंगे। लेकिन जो हमारे पास सेनेट है यूएसए की उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट को दी गई है। ठीक है। सो मोर पॉपुलरली इलेक्टेड दैन द हाउस। अब देखते हैं कि ये सेनेट जो है ये वेदर इट इज़ मोर पॉपुलरली इलेक्टेड जो हाउस है हमारे पास वो उससे ये ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट के वाले से कुछ की एलिमेंट्स देख लेते हैं जो उसको पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स। यूएसए जो इसका लेजिस्लेचर है उसमें 17 अमेंडमेंट के मुताबिक सेनेटर्स के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। बाय द पीपल ऑफ ईच स्टेट। सेनेटर्स को जो है ना वो डायरेक्टली पीपल यानी लोग सेलेक्ट करते हैं। इसकी टर्म जो है वो 2 ईयर्स होती है। जबकि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी टर्म 2 ईयर्स होती है जबकि सेनेटर्स की टर्म जो है वो 6 ईयर्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल एज अ नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी। हमने देखा कि कोई भी जो है लॉ तब तक पास नहीं होता जब तक उसको सेनेट नहीं पास करती, तो इट्स मीन इट्स अ लेजिस्लेटिव बॉडी। सो एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि यूएसए का जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम वो एक यूनिक सिस्टम है इस हवाले से कि उसका जो सेनेट है वो दूसरी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रशियन फेडरेशन इज़ अ फेडरेशन विद हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। रशियन फेडरेशन एक फेडरेशन है। ठीक है। लेकिन एक हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन है। यानी कि हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम को एज ए थ्योरेटिकली या पूरी दुनिया में हम देखें तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। लेकिन रशियन फेडरेशन जो है उसको उसमें जो गवर्नमेंट है ऑफिशियली वो एक फेडरेशन है और इसमें जो गवर्नमेंट है उसके पास शेयर्ड पावर्स हैं बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटीज़। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हमें नज़र आती है। रशिया के की फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। इसकी फेडरेशन जो है इसमें 85 सब्जेक्ट्स हैं, 22 रिपब्लिक्स हैं। ठीक है। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को जो रिप्रेजेंट करती हैं। 9 कैरियर्स हैं यानी 9 टेरिटरीज़ हैं। 46 ओब्लास्ट हैं, 46 रीजन्स हैं। ठीक है। 3 फेडरल सिटीज़ हैं इसकी, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सेवेस्टोपोल। ठीक है। एक ऑटोनोमस ओब्लास्ट है यानी जूइश ऑटोनोमस ओब्लास्ट है और एक ऑटोनोमस ओक्रुग है इसके अंदर। ठीक है। हर जो फेडरल सब्जेक्ट है इसकी अपनी एक गवर्नमेंट है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है और उसके पास जो है ना सर्टेन एरियाज़ में इंक्लूडिंग कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, कुछ एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी है जिसकी उनके पास अथॉरिटी मौजूद है। हाउएवर जो सेंट्रल ऑटोनॉमी है ना वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है फेडरेशन में। ठीक है। तो इसके रशियन फेडरेशन की सेंट्रलाइजेशन के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी है। इसके पास जो है ना रशिया की जो गवर्नमेंट है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है उसके पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। एक पावरफुल प्रेसिडेंसी पाई जाती है यानी कि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली जो है ना वो बोथ नेशनल रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। ठीक है। उसके पास पावर है कि वो कोई भी गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है या डिसमिस कर सकता है। ठीक है। कंट्रोल ओवर रीजनल गवर्नर्स, जो रीजनल गवर्नर्स हैं जो हमने पढ़ा कि इसके डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर हासिल, कंट्रोल हासिल है। यानी आप इस तरह से कह लो कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही गवर्नर्स को नॉमिनेट करता है, खुद ही जो है वो उनको अप्रूव करता है, उनको कभी भी डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है। यूज़ ऑफ फेडरल सुपरवाइजरी बॉडीज़, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल को एक्सर्ट करने के लिए रीजन्स के अंदर उस सुपरवाइजरी बॉडीज़ का इस्तेमाल करती है और मिनिस्ट्रीज़ वगैरह का। ठीक है। यानी कि उनको सुपरवाइज़ करने के लिए जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल बजट कंट्रोल, बजट का सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सारे के सारे नेशनल बजट को जो है ना वो एलोकेट भी वही करती है और कंट्रोल भी वही करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड लीगल सेंट्रलिज्म। जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन 1933 का इट एस्टैब्लिश अ कंट्री एज अ फेडरल स्टेट, हाउएवर द इम्प्लीमेंटेशन हैज़ शोन द टेंडेंसी टू
कॉन्सेंट्रेट पावर्स एट नेशनल लेवल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो फर्दर जो है ना वो सेंट्रलाइजेशन कर रही है। 1933 का जो इनका बेसिक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें वो एक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फेडरल सिस्टम था, लेकिन अमेंडमेंट्स के थ्रू उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, लिमिटेड रीजनल ऑटोनॉमी। रशिया का जो फेडरल सिस्टम है, पर्टिकुलरली जो रिपब्लिक्स है, इट हैज़ अ लिमिटेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ठीक है, सारी की सारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास है। फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, अ सेंट्रलाइज सिस्टम। तो अब देख रहे हैं, हमने पढ़ा ना कि सारे का सारा जो अल्टीमेट पावर्स हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर हम देखें ना थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो फेडरेशन के अंदर पावर्स डिसेंट्रलाइज होती हैं। चूँकि रशिया के अंदर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि रशिया का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक फेडरल सिस्टम तो है लेकिन वो एक सेंट्रलाइज फेडरल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट अथॉरिटी इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है, इसकी कंपोजिशन, पावर और फंक्शंस बयान करें। हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट अथॉरिटी इन चाइना जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो नेशनल पीपल कांग्रेस है। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट अथॉरिटी के क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में। ठीक है, ये जो है कंट्री, ये जो है यानी कंट्री, ये वन पार्टी सिस्टम के ऊपर चल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, इसमें कोई भी जो है ना वो दूसरी पार्टीज़ नहीं है, इसलिए इसके पास एक ही स्टेट अथॉरिटी, एक ही फॉर्मल लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसके पास सारी की सारी अथॉरिटी मौजूद है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले साइज एंड रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, एनपीसी, ये तकरीबन इसमें 2900 डिस्प्यूटीज़ है यानी मेंबर्स हैं। ये 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और ये जो है ना इलेक्ट करने के लिए इनको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो है ना वो इलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो डिप्टीज़ हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर मल्टी ट्राइल्ड इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ यूनिकैमरल सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई अपर हाउस कोई लोअर हाउस नहीं, यूनिकैमरल है। ठीक है, इसका जो सेशन होता है वो हर साल में एक दफ़ा होता है। ठीक है, मार्च में, इसमें सारे डिप्टीज़ जो है वो शिरकत करते हैं। उसके बाद जो इसकी लीडरशिप की बात करें तो इसकी जो चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी जो ये है, इसकी जो पावरफुल पोजीशन चाइना की है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, सारी की सारी पावरफुल पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। इसके नेशनल पीपल्स कांग्रेस की फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें, सबसे पहले उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। ये कोई भी लॉ बना सकती है, उसको अमेंड कर सकती है या एबॉलिश कर सकती है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर ये जो एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये ना उनके पार्लियामेंट का नाम है। तो ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स हैं उसको ये अप्रूव कर सकती है। अगर अप्रूव नहीं करेगी तो वो नई प्रैक्टिस में आएंगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ जितने भी की ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रीमियर स्टेट काउंसिल, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, ये सारे के सारे जो है ना वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही, एनपीसी ही अपॉइंट करती है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ नेशनल बजट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एनपीसी के पास ये पावर है कि वो नेशनल बजट को कैसे अप्रूव करे और उसको जो है ना वो हर साल एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो चेंज बना सकती है। नेक्स्ट है फॉरेन अफेयर्स एंड वार पावर्स, सारी की सारी जो वार की पावर्स हैं। ठीक है, वार होगी नहीं होगी, किस तरह के वेपन्स वगैरह के सारी जो आर्म मिलिट्री पावर्स है वो एनपीसी के पास है। ठीक है, सुपरविजन एंड लीगल ओवरसाइट, एनपीसी के पास पावर है कि वो जितनी भी स्टेट काउंसिल है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, सुप्रीम पीपल्स यानी जितने भी दूसरे इदारे हैं उसको ये जो है ना सुपरवाइज कर सकती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, जो एनपीसी है वो लॉज बनाती तो है लेकिन साथ में उनकी इंटरप्रिटेशन भी करती है। यानी अब इसे सरकार को जुडिशरी पावर्स भी इसी के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी कर सकती है, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की पावर है। इस पर लिमिटेशंस कौन सी हैं? सबसे पहली तो है वो पार्टी कंट्रोल। एनपीसी के ऊपर सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म वो ये है कि ये वन पार्टी कंट्रोल है। ठीक है, इसमें किसी दूसरा का जो है ना वो आप कह लो कि ओपिनियन का, पब्लिक ओपिनियन का कोई हाथ ही नहीं है। लिमिटेड डिबेट एंड डिसेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है एनपीसी का वो क्वेश्चनेबल है। अकाउंट यानी कि आप कह लो कि उसके अंदर बहुत सी
weaknesses हैं. So ठीक है, that was all about 2017.